नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जाएगा और पुरानी मर्यादाओं का पालन होगा। नई परंपराएं स्वीकार्य नहीं होगी। 12 फीट से ऊंचे ताजिया की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। इस दौरान किसी अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन, नई परंपरा, कान फाड़ू डीजे, ढोल ताशों के नियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने शांति भंग करने के प्रयासों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने सभी डीएम और एसपी को मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से संवाद स्थापित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से बचाव के लिए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए। सभी की आस्था का सम्मान हो, लेकिन नई परंपरा स्वीकार्य नहीं होगी। हर गांव, हर वार्ड में 21 जून को योग कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष स्वास्थ्य आयु के लिए योग थीम के साथ इसे मनाया जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया जाए और कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि शामिल हों। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन सरकारी नौकरी लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ से आज बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन सभागार में हुआ। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें शुभकामनाएं दी। यूपी पुलिस से 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स चयनित हुए हैं और सीएम योगी ने आज इन्हें नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर नियुक्त युवाओं को सम्मानित किया और उन्हें सम्मान से संबोधित भी किया। नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज पूरे देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये केवल अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। अयोध्या में स्थित राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय गड़बड़ी मामले में विशेष जांच दल एसआईटी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसआईटी 2 दिन से राम मंदिर परिसर में जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान एसआईटी ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी गोपाल राव और कई अन्य प्रमुख लोग भी शामिल हैं। इस बीच इस मामले में राम शंकर उर्फ टीनू यादव का नाम सामने है, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूरे मामले में अपनी संलिप्तता के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और खुद को निर्दोष बताया। टीनू यादव ने कहा कि जिस कमरे में नकदी की गिनती हुई उससे कोई लेना देना नहीं है और उनकी प्रभारी दूसरे लोग हैं। अयोध्या के प्रमुख हिंदू नेता, पूर्व कार सेवक और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ मुख्य आरोपी रहे संतोष दुबे ने इस मामले में राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले में आरोपी बताया है। योगी सरकार के अनुसार ट्रस्ट ने तथ्यों का पता लगाने और राम मंदिर की छवि खराब करने के प्रयासों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बंधुओं, सादर जय श्री राम।
मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्गद्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष। और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि न्यास से इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में, वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LMT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LMT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LMT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LMT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LMT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही सब हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। जय श्री। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने थे, लेकिन जनगणना के साथ तारीखें टकराने से कम 1 महीना पहले कराए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन राज्यों में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव और जनगणना दोनों के लिए एक ही सरकारी कर्मचारियों का पूल इस्तेमाल होता है और इसके स्टाफ की कमी सबसे बड़ी वजह है। दरअसल जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग अभी चल रहा है और दूसरा चरण जनसंख्या गणना और जातिगत गणना फरवरी 2027 में तय है। 2022 में भी इन 5 राज्यों के चुनाव फरवरी में ही हुए थे। भाजपा के एक वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी ने बताया कि जनगणना करने वाले और चुनाव कराने वाले कर्मचारी एक ही हैं, जिसमें ज्यादातर शिक्षक और सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। दोनों काम एक साथ होंगे तो मैन पावर की भारी कमी होगी, इसलिए सभी राज्यों के चुनाव कराने से पहले इनकी चर्चा हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से तीसरी बातचीत दर्ज करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को साथ देने की रणनीति तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण केवल बसपा सरकार में ही निहित है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 2007 में प्रदेश में बसपा की पहली पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज का ऐतिहासिक योगदान था। अब 2027 के चुनाव में उस इतिहास को दोहराने के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लखनऊ में चल रही बैठकों में ओबीसी जनाधार बढ़ाने और कार्यकर्ताओं की गहन समीक्षा की गई। पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ओबीसी समाज में यह विश्वास और पुख्ता किया जाए कि उनका भला सिर्फ बसपा की ही कर सकती है। और मायावती ने बिना नाम लिए विरोधी दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत तौर पर किसी को आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन ओबीसी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के मामले में उनका रवैया संकीर्ण और जातिवाद रहा है। उन्होंने ओबीसी समाज से आह्वान किया कि बसपा के माध्यम से शोषित से शासक वर्ग बने। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 25 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि 22 से 24 जून तक शिक्षक विद्यालयों में उपस्थित रहकर शैक्षणिक तैयारियां पूरी करेंगे, जबकि 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियां बढ़ाने का निर्णय लिया और अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 25 जून से पठन पाठन शुरू होगा, जबकि पहले विद्यालय
16 जून से खुलने थे। जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 से प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की तैयारियों के लिए 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। आगरा के सुल्तानपुरा में काम करने निकले युवक शोरू को शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में चेहरे पर गंभीर चोटों के आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक की शादी महज 3 महीने पहले हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आशंका जताई जा रही है कि चेहरे पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक युवक सुबह करीब 7 बजे काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। देर शाम जब उसका शव खेतों में मिला तो परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें थी, जो कि किसी भारी वस्तु जैसे पत्थर से हमला करने के कारण आई हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर गहन जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, ये थाना सदर का क्या मामला है? आज दिनांक 17 जून 2026 को प्रगाढ़ सूचना मिली कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस गई तो चौकी आगरा कैंट अंतर्गत एक शव पड़ा हुआ था। तस्दीक करने पे आसपास लोगों से पूछा गया तो पता चला कि उसका नाम सेलू पुत्र महेश सुल्तानपुरा का निवासी है। पुलिस में देखा गया कि सर पर चोट के निशान है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लिया गया और मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए, और तहरीर के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। मौके पे फोर्स मौजूद है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगरा ग्वालियर हाईवे पर बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महिला सहित 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के दतिया निवासी उर्मिला तिवारी अपनी कार से परिवार के साथ आगरा की ओर से अपने गाँव दतिया झांसी के लिए रवाना हुई थी और सुबह जब उनकी कार आगरा ग्वालियर हाईवे पर सिकंदरपुर के पास पहुंची तभी अचानक सामने से आ रही एक कार का टायर फट गया और टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर फांदकर विपरीत दिशा से आ रही उर्मिला तिवारी की कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारें सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में दोनों कारों में सवार लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर जमा हो गए और फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायलों को तुरंत उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को एसएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।